Hello everyone, I hope all you are good at home. Today we are going to continue this chapter. We have studied in this chapter all the laws सारे हम लोग पढ़ चुके हैं. कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए थे पिछले क्लास में, कुछ फोर्सेस हमने डिस्कस किए थे पिछले क्लास के अंदर. अब हम लोग आज पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन. क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन होता क्या है? सर्कुलर मोशन इज बेसिकली द मोशन, ये मोशन होता है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन करता है? सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है. सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है? मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट इन द सेंस, जैसे एक जो हम लोग रोड के ऊपर मूव करते हैं, तो रोड के ऊपर मूव करते टाइम क्या होता है कि जो सर्कल्स आते हैं, जो तिराहे आते हैं, या फिर जहाँ पे हमें रोड घूमी हुई होती है, तो वहाँ पे हम उसका मोशन किस तरह से कर सकते हैं, क्या उसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे उस टाइम, और क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर हो सकती है, तो वो हमें अब डिस्कस करना है. तो सबसे पहले सर्कुलर पाथ क्या होता है? वो पाथ जो पूरी तरह से इस तरह से सर्कुलर हो, या फिर उसका सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस हो. सेंटर से क्या हो? एक फिक्स डिस्टेंस. जैसे इसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है? r है. बट सर्कुलर पाथ इस तरह से नहीं होता, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि पूरा इस तरह से आपको रोड नहीं मिलती है. तो जो रोड होगी वो कुछ इस तरह से होगी. ये क्या है? सर्कुलर पाथ है. अब ये सर्कुलर पाथ है, तो कार इधर चल रही है. होता क्या है, जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं? कोशिश, या फिर हम एक्सेलरेशन में ही आते हैं, तो कार के या बाइक के स्किड होने के चांसेस रहते हैं. जैसे हमने अगर बहुत तेज टर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पीड से हम लोग कार को मूव कर रहे हैं, या फिर स्टीयरिंग को मूव कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि ये जो कार है ये मूव करेगी, ये क्या होगी? थोड़ी सी स्किड करेगी, और भी कैसे स्लिप करेगी, थोड़ी सी क्या करेगी? स्लिप. तो उस स्लिप को हमें रोकना है. उस स्लिप को हमें क्या करना है? रोकना है. कैसे हम उसको रोक सकते हैं? ताकि वो मिनिमम स्किड करे. क्या फोर्सेस उसके ऊपर लगते हैं, ये सब हम लोग इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले, अगर ये रोटेट कर रही है कोई कार सर्कुलर पाथ के अंदर, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. किसके इक्वल होता है? mv² के ऊपर. किसके इक्वल होता है? mv² के ऊपर. ये फ्रिक्शन, ये कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. और सर्कुलर पाथ के अंदर अगर कोई बॉडी या कार या कुछ मूव कर रहा है, जैसे कार मूव कर रही है, तो कार मूव करेगी तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r. तो हमारे पास क्या क्या आ गया? हमारे पास आ गया फ्रिक्शनल फोर्स. जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना है? mv²/r. एक्सेलरेशन कितना है? v²/r. तो ये फोर्सेस हमेशा एक कार के ऊपर अप्लाई होते रहते हैं. तो अब हम इस एक कार के मोशन को देखते हैं. किसके मोशन को देखते हैं? कार के मोशन को. जब वो सर्कुलर पाथ के ऊपर स्पीड से चल रही है, तो उसका मोशन किस तरह से होगा, तो हम उसको डिस्कस करते हैं. अब जो कार होती है वो जब रोड पे मूव करेगी, कोई भी सड़क के ऊपर मूव करेगी, तो जो रोड होती है वो दो तरह की होती है. जैसे एक हमारी सिटीज़ के अंदर है. सिटीज़ के अंदर जनरली रोड क्या होती है? एकदम फ्लैट होती है. एकदम क्या होती है? फ्लैट. बट जब हाईवेज़ पे हमें स्पीड कम करनी है, हाईवेज़ पे क्या कम करनी है? हमें स्पीड. बट हम हाईवेज़ पे स्पीड कम करने के लिए या तो हम एक्सेलरेशन को कम कर दें, बट हाईवेज़ बनाए इसलिए जाते हैं ताकि हम वहाँ पे अपनी स्पीड को क्या रख सकें? मैक्सिमम रख सकें. हम अपनी स्पीड को क्या रख सकें वहाँ पर? मैक्सिमम. तो मैक्सिमम हम कहाँ रख सकते हैं? जैसे हमें टर्न करना है, हम लोग बाइक भी चलाते हैं, एक्टिवा भी चलाते हैं, बट जब हम लोग यहाँ पे टर्न करते हैं तो क्या होता है कि टर्निंग के टाइम हम लोग स्पीड को, जो हमारी बाइक की या एक्टिवा की स्पीड है, उसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं. अब बचपन में जब हम लोग साइकिल चलाते थे तो क्या करते थे? साइकिल को हम लोग थोड़ा सा, जो भी सर्कुलर रोड है उसके ऊपर क्या कर लेते थे? थोड़े से हैंडल को बेंड कर लेते थे. क्या कर लेते थे? बेंड. क्यों? ताकि फ्रिक्शन क्रिएट हो, और फ्रिक्शन क्रिएट हो तो हम लोग स्लिप ना हो, हम लोग गिरे ना. इस वजह से हम लोग साइकिल को बेंड करते हैं. बाइक और उसको भी हम लोग ईजिली थोड़ा सा झुका सकते हैं ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रहे और हम लोग स्लिप ना हो. ये हमें कहाँ करना पड़ता है? जहाँ पर बहुत तेज टर्न्स होते हैं, बहुत शार्प टर्न्स होते हैं,
उन टर्न्स के ऊपर हमें फ्रिक्शन क्रिएट करना पड़ता है। कार के अंदर पॉसिबल नहीं है कि आप कार को झुका लें, बाइक थोड़ा सा पॉसिबल है कि आप थोड़ा सा उसको इंक्लाइन कर लें, एक्टिवा को भी इंक्लाइन कर सकते हैं, साइकिल को भी इंक्लाइन कर सकते हैं, बट कार को इंक्लाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो कार को हम कैसे इंक्लाइन कर सकते हैं, या कैसे उसकी वेलोसिटी को कम किए बिना हम बिना स्किड हुए, बिना स्लिप हुए आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे देखना है। तो जैसे हमने क्या अज्यूम किया कि जो रोड है हमारे पास, दैट रोड इज नॉट इंक्लाइन, वो रोड क्या है, फ्लैट है। ये तो क्या है, फ्लैट रोड। तो फ्लैट अगर रोड होगी तो ये टर्न है, ये क्या है, टर्न। तो क्या होगा, तो एक्सेलरेशन तो इधर लगेगा सेंटर की तरफ, और जो हमारा मोशन होगा वो इस टर्न से कहाँ होगा, दूर की तरफ। ये जो फोर्स क्रिएट हुआ है यहाँ पर, ये कौन सा फोर्स था, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होगा, जो उस सर्कुलर पाथ के किधर होगा, सेंटर की तरफ। बट जो इसके ऊपर दूसरा फोर्स लग रहा है, जो हमें रोक रहा है उधर जाने से, वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे क्या है, कोई कार, वो कार इस तरह से इधर मूव कर रही है सर्कल के ऊपर, तो इधर तो कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इधर कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। अगर बाई चांस कभी हमारा ये जो फोर्स है कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कम रह जाता है, तो हमारी कार क्या करती है, स्किड करती है इस तरह से, दोनों साइड क्या कर सकती है, वो स्किड। तो अगर हमें स्किड होने से बचना है तो हमें स्पेशली बैंक्ड रोड के ऊपर या जो सर्कुलर रोड्स हैं उनके ऊपर हमारी स्पीड को हमें कंट्रोल में रखना है, या फिर वो फोर्स कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ये फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कार के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कार के ऊपर बेसिकली इस टाइम के ऊपर 4 फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से, एक कार का वेट, कार का वेट हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की तरफ। कार का वेट हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की तरफ। और कार का वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कांटेक्ट फोर्स होता है, जो क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स। तो ये फोर्स हमारा कहाँ लगेगा, नीचे। जो कार का वेट है वो कहाँ लग रहा है, नीचे, कितना, mg। और ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं हमारी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। कौन से डायरेक्शन के अंदर, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। और बात करें हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, और साथ में क्या हो रही है, कार एक्सेलरेट भी हो रही है। साथ में कार क्या हो रही है, एक्सेलरेट। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। किसके इक्वल है, जीरो के। क्यों इक्वल है, क्योंकि कार कभी भी इस तरह मोशन नहीं करती, कार हॉरिजॉन्टल ही मोशन करती है। कार कैन नॉट मूव लाइक अ प्लेन, कार एक प्लेन की तरह मूव नहीं कर सकती। कार हमेशा कौन सा मोशन करती है, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कार का एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, जीरो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू, ऊपर कितना लग रहा है n, नीचे कितना लग रहा है mg। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, n माइनस mg। नेट फोर्स किसका आ जाएगा, n माइनस mg। एक्सेलरेशन हो नहीं रहा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो n माइनस mg विल बी इक्वल्स टू जीरो। ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन होता नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ से हम n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू mg। n किसके इक्वल है, mg के। इज दैट क्लियर। ये हमने कार का सिर्फ कौन सा फोर्स लिया अभी, वर्टिकल डायरेक्शन वाला। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, दो, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ और एक mg नीचे की तरफ। n इक्वल्स टू क्या आ गया, mg के इक्वल आ गया। n किसके इक्वल आ गया, mg के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल फोर्सेस। n इक्वल्स टू क्या आ गया, mg। तो प्रॉब्लम इसमें यहाँ तक, तो n इक्वल्स टू mg हमारे पास आ गया, हमें इसे यूज करना है। तो अब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल की। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक Fc जो किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के, और एक फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को मैं लिख रहा हूँ Fs से, फ्रिक्शनल फोर्स को किससे लिख रहा हूँ, Fs से। तो क्या कंडीशन आएगी यहाँ पर कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट शुड बी लेसर देन Fs।
या तो ये लेसर होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसके बराबर होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारे पास, जैसे मैंने लिखा F3 इज लेसर देन Fs, तो ये इससे क्या होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ताकि कार इजीली क्या कर सके, मूव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो कार मूव ही नहीं करेगी, यानी कार अपनी जगह क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, रेस्ट हो जाएगी। तो ये अभी हमने देखा वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं, और फिर इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला, और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो कंपोनेंट कौन कौन से उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो वर्टिकल जो फोर्सेस है वो कौन से थे, दो फोर्सेस थे, एक था N और एक था mg। N ऊपर की तरफ लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, mg की तरफ लग रहा था नीचे की तरफ। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं थे, ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं थे, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, N माइनस mg इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से N इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg। ये हमारे पास आ गया वर्टिकल कंपोनेंट्स, किसके, फोर्स के। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, दो अप्लाई हो रहे थे। कितने अप्लाई हो रहे थे, दो। एक कौन सा था, जो सेंट्रीपिटल फोर्स था Fc, और एक कौन सा था, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कितना था, Fs। तो फ्रिक्शनल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या रहेगा, या तो कम या फिर उसके इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इससे इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेसर देन दिस फोर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, Fc। Fc किसके इक्वल होता है, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और ये किससे छोटा होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स। ये किससे छोटा होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमने लिखा, छोटा या उसके इक्वल, दोनों चीज़ें पॉसिबल है, ताकि वो स्किड ना करे। तो F इक्वल्स टू हमारे पास आ गया mv स्क्वायर अपॉन r इज लेस देन इक्वल्स टू Fs, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, किसके इक्वल होता है, इज लेस देन μs इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कितना होता है वो, n होता है। कितना होता है, n क्या है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब हमें यहाँ पर जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, mv स्क्वायर अपॉन r इज लेस देन इक्वल टू μs इनटू n। n की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, कितनी आई, m इंटू जी। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, mp स्क्वायर अपॉन r शुड बी लेस देन μs इंटू m इंटू जी, μs इंटू m इंटू जी। ये आ गया हमारे पास। अब हमें जैसे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से हमारी कार मूव कर सकती है। तो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर सकती है वो अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले f इज इक्वल्स टू, अब हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे, मैक्सिमम के लिए हम इसको इक्वल कर देते हैं। mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू μs इंटू m इंटू जी, m से m कैंसिल। तो हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, μs इंटू r इंटू जी। तो v मैक्सिमम हमें निकालना है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट μs इंटू r इंटू जी। μs क्या होता है, μs हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, μs इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। μs क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और g आपको बताइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तीन चीजें इसके ऊपर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो वेलोसिटी कितनी मैक्सिमम सेफेस्ट वेलोसिटी से आप एक सर्कुलर पाथ के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं, वो किसके इक्वल है, μs इंटू r इंटू जी। ये मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड है। ये क्या है, मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड। अगर आपने स्पीड से ज़्यादा की तो आपकी कार क्या हो जाएगी, स्किड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्किड। फिर अब ये तो क्या था कि जनरल जो रोड्स होती हैं, बट आप लोग हाईवेज पे जाते हैं कभी, या सीकर जयपुर हाईवे पे भी गए होंगे कभी, तो उन रोड्स पे क्या होता है, हल्की सी वो रोड्स इंक्लाइन रहती है। हल्की सी वो रोड्स क्या रहती हैं, इंक्लाइन। क्यों इंक्लाइन रहती है, ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो और कार इजीली बहुत ज़्यादा स्पीड मेंटेन कर सके। तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, कम से कम होता है, इसलिए वो रोड्स इस तरह से इंक्लाइन बनाई हुई रहती है।
तो वो क्या होता है वो अभी डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास ये फोर्स लग रहा है डायरेक्शन में थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रहा है थीटा। अगर ये फोर्स हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल है तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा ये फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा एफ साइन थीटा। ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वाला क्या हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ये हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स आ गए। इन दोनों कंपोनेंट्स को हमें यूज़ करना है, इन दोनों कंपोनेंट्स को हमें क्या करना है यूज़। तो वैसे ही हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालेंगे, और सभी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स, फ्रिक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इन सब के हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालेंगे और उनको क्या करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे। क्या करेंगे उनको यूज़। क्लियर है सबको। तो अब हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ अ कार ऑन एन इंक्लाइंड रोड। जब रोड क्या है थोड़ी सी इंक्लाइंड है, जब रोड थोड़ी सी क्या है इंक्लाइंड, तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई होंगे वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में। अभी हमने देखा कि कैसे हम एक सर्कुलर रोड के ऊपर मोशन करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वो क्या है कि रोड सर्कुलर भी है, रोड क्या है सर्कुलर भी है और साथ में थोड़ी सी इंक्लाइंड भी है। इंक्लाइंड का मतलब जैसे रोड हाईवेज पे होती है, हाईवेज पे जनरली क्या होता है हम लोग हमारी स्पीड को कम नहीं करना चाहते हैं ताकि हम लोग हमारी जर्नी को ऑन द टाइम कंप्लीट कर सकें। तो ये यहाँ पर इस तरह से गिवन है क्या कि रोड है जो इंक्लाइन है जिसके ऊपर कार मूव कर रही है। तो कार कहाँ पे मूव कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया है यहाँ पर ये क्या है कार है, ये आपको अज्यूम करना है। तो ये क्या है हमारे पास कार। अब कार इसके ऊपर मूव करेगी, तो कार मूव करेगी तो इसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा, जो इस तरफ फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, ये कौन सा फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो किसके इक्वल होता है एफ से। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, जो किसके इक्वल है एफ एस के। कार है जो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा फोर्स लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अभी हमने वर्टिकल वाले में क्या देखा, जब कार इंक्लाइंड नहीं थी यानी जब रोड इंक्लाइंड नहीं थी तो हमने क्या देखा कि इधर mg लग रहा था और इधर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n लग रहा था। बट यहाँ पे इसका केस थोड़ा सा क्या हो जाएगा अलग, क्योंकि ये प्लेन इस तरह से इंक्लाइंड है, ये कार है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और जो कार का वेट है वो हमेशा कहाँ लगेगा नीचे की तरफ। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया और कार का फोर्स किधर, कार का जो वेट होगा वो किधर लगेगा नीचे की तरफ लगेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब जब हम फोर्स के कंपोनेंट्स बनाते हैं तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। कितने कंपोनेंट्स बनेंगे दो। एक कंपोनेंट जो ये वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कौन सा है वो हमें देखना है, और इधर जो कंपोनेंट बनेगा वो हमें देखना है। तो ये एंगल थीटा है तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला एंगल कितना होगा थीटा होगा, ये वाला एंगल कितना होगा थीटा। तो अब इस पे जो फोर्सेस लगेंगे वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो ये थीटा है तो ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा n cos थीटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट ये कौन सा हो गया n cos थीटा। ये इसका एक कंपोनेंट इस तरह बनेगा, ये डायग्राम कैसे है इस तरह से। तो ये नॉर्मल फोर्स है तो एक कंपोनेंट ये थीटा के साथ वाला कौन सा हो गया n cos थीटा, तो ये कौन सा हो जाएगा n sin थीटा। तो ये फोर्स कौन सा हो गया यहाँ पर n sin थीटा इस तरह। फ्रिक्शन फोर्स के भी कितने कंपोनेंट्स होंगे दो। एक कंपोनेंट जो इसके साथ लगेगा जो कौन सा होगा f sin थीटा, और एक कंपोनेंट जो इसी डायरेक्शन में लगेगा या इसके पैरेलल लगेगा वो कौन सा होगा f s cos थीटा। तो ये दो कंपोनेंट्स इस तरह से हमारे पास आएंगे। ये क्लियर है सबको। तो अब हम लोग देखते हैं इनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलग अलग करके। तो देखिए ये एक परपेंडिकुलर लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो ऊपर फोर्स का कौन सा लग रहा है, ऊपर फोर्स लग रहा है n cos थीटा और नीचे फोर्स लग रहा है एक तो mg और नीचे कौन सा लग रहा है f sin थीटा। f sin थीटा या वी कैन से fs sin थीटा, fs sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट है।
तो टोटल फोर्स कितना होगा वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एन कॉस थीटा, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो इक्विलिब्रियम की वजह से किसके इक्वल होगा mg प्लस एफ एस साइन थीटा, mg प्लस एफ एस साइन थीटा। ये क्लियर है। और जो इस तरह से फोर्सेस लग रहे हैं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल का मतलब जो लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ की है इंक्लाइन के पैरेलल, तो यहाँ पे ये फोर्सेस कौन से हैं, इधर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है एफ एस कॉस थीटा और एक लग रहा है एन साइन थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन में जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है वो फोर्स कौन सा है एफ सी। एफ सी क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू एफ सी। एफ सी क्या होता है एफ सी क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है वो हमें पता ही है, तो एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ सी, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है यहाँ पर रेडियस, कौन सी रेडियस, वो सर्कुलर पाथ की रेडियस जिसके ऊपर ये क्या कर रहा है मूव कर रहा है। ये यहाँ पर या तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है इसके ऊपर, तो इसका फोर्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है रेडियस है, कैपिटल आर से लिख रहे हैं इसको। ये कौन सा फोर्स था, ये सेंट्रीपिटल फोर्स था एफ सी। यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को, बट हमने पढ़ा है जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है या स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है एफ एस। हमने पढ़ा है एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। एफ एस किसके इक्वल होता है म्यू एस इंटू एन के। तो हम यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर हम एफ एस की वैल्यू पुट कर देते हैं। किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एफ एस की। तो एफ एस की वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस म्यू एस इंटू एन इंटू साइन थीटा, और दूसरा क्या बनेगा ये इक्वेशन से एफ एस की वैल्यू पुट कर देते हैं तो म्यू एस इंटू एन इंटू कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा is equals to mv square by r is equals to mv square by r। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी, तो ये हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक इक्वेशन से n की वैल्यू निकाल लें और दूसरी के अंदर पुट कर दें। एक इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं n की, n क्या है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एक इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा वेलोसिटी का। बट क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, वापस देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया कि कार ये पॉइंट था हमारे पास, कार मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के ऊपर। सर्कुलर पाथ वो भी क्या है इंक्लाइंड है, कितने एंगल के ऊपर थीटा एंगल के ऊपर। तो इस पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन से हैं, एक तो फ्रिक्शन फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो बाहर की तरफ इस तरह लग रहा है, ये कौन सा है एन कॉस थीटा। ये एन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का क्या है कंपोनेंट है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितने एंगल पे थीटा से वर्टिकल। तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो गया एन कॉस थीटा, नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया एन साइन थीटा। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है कितने एंगल पे थीटा डिग्री पे, तो ये क्या हो गया एफ एस कॉस थीटा और ये क्या हो गया एफ एस साइन थीटा। ये फोर्सेस हमने जो यहाँ पे निकाला। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस के अंदर एफ एस की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए। यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को। अब हम इस इक्वेशन से n की वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट वाले से और इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, इसको हल्का सा सॉल्व करते हैं। जैसे ये इधर म्यू एस एन साइन थीटा प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं आगे तक। ये दोनों इक्वेशन सब क्लियर है सबको, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ओके, ये दो इक्वेशन हमारे पास आई थी अभी, एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस म्यू एस एन साइन थीटा और दूसरी ये। तो हम इस इक्वेशन से ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इससे हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये जो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो n cos थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये आ गया हमारे पास। अब n इसमें से कॉमन लेते हैं, n कॉमन आएगा तो cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस
साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ तक प्रॉब्लम। इस n की वैल्यू को हम इस इक्वेशन से उठाकर इसमें पुट कर देते हैं और फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी की, जैसे हमने पहले वाली डेरिवेशन में किया था। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो mg अपॉन cos थीटा माइनस इसकी वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये आ गया। फिर प्लस इंटू साइन थीटा प्लस प्लस करेंगे म्यू एस इंटू एन की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ तक क्लियर है, हमने इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। वैल्यूज को पुट किया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन। तो क्या है इक्वेशन, mg साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू mg cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये किसके इक्वल आ गई, mv स्क्वायर अपॉन r के। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला, ये किसके इक्वल है, mv स्क्वायर अपॉन r के। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये भी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पर हमने इन वैल्यूज को पुट किया, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए इन इक्वेशंस में क्या कॉमन है, ऊपर न्यूमरेटर में क्या कॉमन है mg और डिनोमिनेटर में ये कॉमन है, तो क्या आएगा हमारे पास mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू mg हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा साइन थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये आ गया। अब अगर हम दोनों से कॉमन लेते हैं, ऊपर से हम कॉमन क्या ले रहे हैं, ऊपर से हम कॉमन ले रहे हैं क्या साइन थीटा ऊपर से हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा साइन थीटा हम कॉमन लेंगे ऊपर से और नीचे से भी, या फिर cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू mg, हमने साइन cos थीटा कॉमन ले लिया ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस म्यू एस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय साइन थीटा, 1 हो गया यहाँ पर माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, तो mv स्क्वायर अपॉन r ये किसके इक्वल आ जाएगा, mv ये दोनों कैंसिल, 1 tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसको यूज करना है, इसको यूज करने के बाद में अब हम इसको पूरा करते हैं, कैसे, ये फॉर्मूला होते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जब आप लोग 11th या 12th में आएंगे तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू 0 के इक्वल है, यानी फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, mv स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन r इज इक्वल्स टू mg इंटू tan थीटा। अगर म्यू एस किसके इक्वल है 0 के, तो m से m कैंसिल, यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg tan थीटा। तो v किसके इक्वल आ जाएगा, v की वैल्यू हम निकालेंगे और पुट कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो हमारे पास v का फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट rg tan थीटा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट rg tan थीटा। अब कभी हमें कार को ही पार्क करने की जरूरत पड़ जाए, कार को ही पार्क करने की क्या पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि tan थीटा जो है वो म्यू एस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इंक्लाइन रोड के ऊपर जो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या आया, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg tan थीटा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है जब स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो ये हम लोग इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम, वो क्या होता है वो देखते हैं। बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसके अंदर हम
सारे के सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं। सारे के सारे फोर्सेस क्या करते हैं? रिप्रेजेंट, जो किसी बॉडी के ऊपर लग रहे होते हैं। जैसे ये कार है हमारे पास, इस कार के ऊपर लगने वाले जो भी फोर्सेस होंगे, जैसे रिएक्शन फोर्स, उसका वेट, सारे फोर्सेस या तो हम उस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे या फिर उस ऑब्जेक्ट के ऐसे पार्ट को, ऐसे कंपोनेंट को हम लेंगे जिसके ऊपर हम अज्यूम कर सकते हैं कि सारे के सारे फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। सारे के सारे फोर्सेस उसके ऊपर क्या हो रहे हैं? अप्लाई हो रहे हैं। जैसे अब हमें पता है कि कार के सारे फोर्सेस उसके इंजन की वजह से उसके ऊपर अप्लाई होंगे या उसके टायर्स की वजह से, तो हम उसको भी ले सकते हैं। जैसे हम बाइक का या ट्रक का इन सब का डायग्राम तो बना नहीं सकते, तो सिर्फ हम उनके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे अभी हमने पिछले डायग्राम में कार को किससे रिप्रेजेंट किया था? डॉट से, और उस डॉट के ऊपर सारे क्या थे? फोर्सेस थे। इसी तरह से हम सभी फोर्सेस को किसी न किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमें गिवन हो, बट हमें उन फोर्सेस को रिप्रेजेंट नहीं करना है जो क्वेश्चन में गिवन ही ना हो। ये सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो ही हमें उन फोर्सेस को सॉल्व करना है, अगर गिवन नहीं है तो हमें उनको अज्यूम भी नहीं करना है, चाहे कितना भी बड़ा फोर्स लग रहा हो या कैसे भी लग रहा हो। जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स है, हम उन्हें अज्यूम नहीं कर सकते, बट जो फोर्सेस हम नेगलेक्ट कर सकते हैं उन्हें हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है हम उन्हें यूज़ भी ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर तो आपको फ्री वर्ल्ड डायग्राम और अच्छे से समझ में आएगा, कैसे आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्री वर्ल्ड डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे एंड रिवाइज इट ऑल्सो। थैंक यू।